हेलो फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन है भारत से, ऑप्शन बी है ईरान से, ऑप्शन सी है इजराइल से, ऑप्शन डी है मिस्र से। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी है ईरान से। दूसरा प्रश्न है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए है इंद्र, ऑप्शन बी है सोम, ऑप्शन सी है अग्नि, ऑप्शन डी है वरुण। आंसर है ऑप्शन ए है इंद्र। तीसरा है, पुराणों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 18, ऑप्शन बी 19, ऑप्शन सी है 20, ऑप्शन डी है 21। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए है 18। चौथा प्रश्न है, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है ए ऑप्शन ए है बलि, ऑप्शन बी है विदत, ऑप्शन सी है बर्मन, ऑप्शन डी है कर। इसका सही आंसर है ऑप्शन है बलि। पांचवें प्रश्न है, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? ऑप्शन ए है चांदी, ऑप्शन बी है सोना, ऑप्शन सी है लोहा, ऑप्शन डी है तांबा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी है तांबा। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ऑप्शन ए है गोधन, ऑप्शन बी है भूमि, ऑप्शन बी है ए एवं बी दोनों। इस ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए है गोधन। सातवां प्रश्न देखें फ्रेंड्स, आइए इसको संबंधित कीजिए। पूषण इस पूषण पशुओं का देवता, अश्विन विपत्तियों को हारने वाले देवता। तीसरा है ज्यूस आकाश के देवता। चौथा है ऑप्शन आदित्य, आदित्य माने देवों की माता। इसका सही मिलान देखें दोस्तों तो 1 2 3 4 ये सीरियल से है। आठवां प्रश्न देखते हैं, किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनी कहा गया है? ऑप्शन है ऋग्वेद, ऑप्शन बी है यजुर्वेद, ऑप्शन सी है सामवेद, ऑप्शन डी है अथर्ववेद। इसका सही आंसर है अथर्ववेद। नौवां प्रश्न है, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। ऑप्शन ए है स्वर्ण के सिक्के, ऑप्शन बी है गाय, ऑप्शन सी है तांबे के सिक्के, ऑप्शन डी है चांदी के सिक्के। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए स्वर्ण के सिक्के। 10वां प्रश्न है, धर्मशास्त्र में भू राजस्व की दर क्या है? ऑप्शन 1/3, ऑप्शन बी है 1/4, ऑप्शन सी है 1/6, ऑप्शन डी 1/8। इसका सही आंसर है 1/6। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? ऑप्शन ए सिकंदरिया, ऑप्शन बी है लोथल, ऑप्शन सी है महास्थानगढ़, ऑप्शन डी है नागपट्टनम। इसका सही आंसर है लोथल, ऑप्शन बी है। 12वां प्रश्न है, विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल में पाया गया था? ऑप्शन ए है रोपण, ऑप्शन बी है हड़प्पा, ऑप्शन सी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी है कालीबंगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी है मोहनजोदड़ो। ऑप्शन 13वां प्रश्न है, एक द्वितीयक क्षेत्र की खोज किस स्थान से की गई थी? ऑप्शन ए है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी है कालीबंगा, ऑप्शन सी है हड़प्पा, ऑप्शन डी है लोथल। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी है कालीबंगा। 14वां प्रश्न है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्य से, ऑप्शन बी उत्तर वैदिक काल में, ऑप्शन सी है मौर्य काल में, ऑप्शन डी है कुषाण काल में। इसका आंसर है ऑप्शन ए है पूर्व आर्य से। 15वां प्रश्न है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल, नीला, पीला, नीला। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए है लाल। 16वां प्रश्न है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? ऑप्शन ए हड़प्पा संस्कृत में, ऑप्शन बी है पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृत में, ऑप्शन सी है वैदिक संहिताओं में,
ऑप्शन डी है चांदी के आहत सिक्कों से। सही आंसर है ऑप्शन ए हड़प्पा संस्कृत से। किस हड़प्पा कालीन हड़प्पा कालीन संस्कृत स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्रियों की कांस्य मूर्ति में प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए है कालीबंगा, ऑप्शन बी है वाणावली, ऑप्शन सी है हड़प्पा, ऑप्शन डी है मोहनजोदड़ो। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी है मोहनजोदड़ो। 18वां प्रश्न है बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी है हड़प्पा, ऑप्शन सी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी है चामुंडा। इसका सही आंसर है चामुंडा। सही सुमेलित कीजिए। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा कौन सी है? ऑप्शन ए है माड़ा जम्मू। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा है दैमाबाद महाराष्ट्र। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा बलूचिस्तान पाकिस्तान। इसका सही आंसर है 1 2 3 4 सम्मिलित सही है। 20वां प्रश्न है 20। लिपस्टिक के प्रमाण निम्न में से किस संस्थान से प्राप्त किया गया है? ऑप्शन ए चामुंडा, ऑप्शन बी कालीबंगा से, ऑप्शन सी हड़प्पा से, ऑप्शन डी है सिंध से। आंसर है चामुंडा से। सिंधु सभ्यता से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। राजनीतिक व्यवस्था में देखें तो सिंधु सभ्यता की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिलता है। हड़प्पा वासी वाणिज्य व्यापार की ओर अधिक आकर्षित थे, इसलिए ऐसा माना जाता है कि सभ्यता हड़प्पा शासन व्यापारी वर्ग के हाथों में था। व्हीलर ने सिंधु प्रदेश के लोगों के शासन का मध्यम वर्गीय जनतंत्रात्मक कहा है, उसमें धर्म की भूमिका का प्रमुखता है। हंटर ने कहा है कि मोहनजोदड़ो का शासन राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक था। मैके मानते हैं कि मोहनजोदड़ो का शासन एक प्रतिनिधि शासक के हाथ में था। स्टुअर्ट फिंगेट ने यहाँ पुरोहित वर्ग का शासन माना है। सामाजिक व्यवस्था में देखें तो यहाँ मातृ देवी की पूजा तथा मोहरों पर अंकित चित्रों से स्पष्ट प्रमाण मिलता है कि सिंधु सभ्यता कालीन समाज मात्र सत्तात्मक समाज था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार मानी जाती है। सिंधु सभ्यता 4 वर्ग में विभाजित था: योद्धा, पुरोहित, व्यापारी और श्रमिक वर्ग में। श्रमिकों की स्थिति का आकलन करके व्हीलर ने दास प्रथा के अस्तित्व को स्वीकार किया है। वस्त्र। सिंधु सभ्यता वासी लोग सूती वस्त्र, ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करते हैं। इन्होंने सिंधुवासी भोजन के रूप में शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन का प्रयोग करते हैं। श्रृंगार में देखें तो स्त्रियां संदर्भ काफी ध्यान देती हैं। काजल है, लिपस्टिक है, आईना है, कंघी आदि के साक्ष्य प्रमाण यहाँ से मिले हैं। आभूषणों का प्रयोग स्त्री और पुरुष दोनों ही करते हैं। आभूषणों में जैसे चूड़ियाँ है, कर्णफूल है, हार है, अंगूठी, मनके आदि का प्रयोग करते हैं। अमीर लोग सोने चांदी, हाथी दांत के हार, कंगन, अंगूठी के आभूषण प्रयोग करते थे। गरीब लोग सीपियाँ, हड्डियाँ, तांबे पत्थर आदि के बने आभूषणों का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए हड़प्पाई लोगों ने मनोरंजन के साधन में चौपड़ है, पासा खेलना, शिकार खेलना, मछली पकड़ना, पशु पक्षियों को लड़ाना, धार्मिक उत्सव एवं समारोह समय समय पर धूमधाम से मनाए जाते हैं। दाह संस्कार में देखें तो यहाँ के लोग मृतकों को दाह संस्कार करते हैं। मृतकों को जलाने और दफनाने दोनों प्रकार के विशेष मिले हैं। पूर्ण समाधान, पूरे शरीर को जमीन के अंदर दफना देते हैं, यही सर्वाधिक प्रचलित था। आंशिक सावधान, शरीर के कुछ भागों में नष्ट होने के बाद दफनाया जाता है। कलश सावधान, शव को जलाकर राख में कलश में रखकर दफनाया जाता है। सिंधुवासी समानता, मृतक का सिर उत्तर तथा पैर दक्षिण में रखकर बनाते हैं। हड़प्पा से कब्रिस्तान R37 मिला है और जिसमें 37 कब्रें हैं।
इसके अलावा लोथल एवं कालीबंगा से कब्रिस्तान मिले हैं, किंतु मोहनजोदड़ो से भी अभी तक कब्रिस्तान का प्रमाण नहीं मिला है। ये रोपड़ में एक कब्र में मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। धार्मिक व्यवस्था में देखें तो सिंधुवासी लोग धार्मिक मान्यता के अनुसार मूर्तियों, मृदभांड आदि के आधार पर इनका अनुमान लगाया जाता है। सिंधु सभ्यता के लोगों का धार्मिक दृष्टिकोण का आधार लौकिक तथा व्यवहारिक था। मूर्ति पूजा का आरंभ संभवतः सिंधु सभ्यता से ही माना जाता है। सिंधु सभ्यता के लोग मातृ देवी की, पुरुष देवता, पशुपति, लिंग, योनि, पशु, जल आदि की पूजा करते थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर पर 3 मुख वाला पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठा है। उसके सिर पर 3 सिंह हैं, उसके बाएं ओर एक गैंडा और भैंस, दाएं और एक हाथी, एक बाघ और एक हिरण। इसे पशुपति शिव की संज्ञा दी गई है। हड़प्पा सभ्यता से स्वस्तिक और चक्र के भी साक्ष्य मिलते हैं। स्वस्तिक और चक्र सूर्य पूजा के प्रतीक माने जाते हैं। कालीबंगा से हवन कुंड प्राप्त हुए हैं, जो धार्मिक विश्वास के दूत। लोथल, कालीबंगा एवं बारनावली से प्राप्त में वेदिकाओं से पता चलता है कि सभ्यता के लोग इन पूजा करते थे। कुछ मृदभांडों पर नाग की आकृतियां प्राप्त हुई, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि नाग पूजा का भी प्रचलन था। हड़प्पा से प्राप्त एक मृण मूर्ति की गर्भ से एक पौधा निकलता दिखाया गया, जो उर्वरता की देवी मातृ देवी का प्रतीक है। इस सभ्यता के लोग पुनर्जन्म में अविश्वास करते थे। अंधविश्वास, जादू टोना आदि प्रचलित थे। इनसे बचने के लिए झाड़ फूक एवं ताबीज बांधते थे। आर्थिक व्यवस्था। सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान थी। कृषि, पशुपालन और व्यापार भी प्रचलन में था। कृषि में देखें तो गेहूं, जौ, चावल, बाजरा, राई, सरसों, तिल, मटर, कपास व सब्जियों का उत्पादन करते हैं। कपास के उत्पादन का श्रेय सिंधु सभ्यता के लोगों को ही प्राप्त। यूनानियों ने इसे सीडोन, सिंधुवासियों की उपज नाम दिया है। हड़प्पाई लोग संभवतः लकड़ी के हलों का प्रयोग करते थे। फसल काटने के लिए पत्थर के हाशियों का प्रयोग किया जाता था। बनावली से खिलौने के रूप में मिट्टी का हल तथा कालीबंगा से जोते हुए खेत के निशान एवं एक ही खेत में 2 फसल उगने के प्रमाण मिले हैं। पशुपालन में देखें तो इन्होंने गाय, बैल, भैंस, हाथी, गधा, ऊंट, भेड़, बकरी, सूअर और कुत्ते को भी पालतू मानते हैं। घोड़े के संबंध में विद्वानों में मतभेद है कि सूर्यकुमार से अंतिम चरण में घोड़े की हड्डियां मिली हैं। सिंधु सभ्यता के लोग सिर से परिचित नहीं थे। यहाँ के व्यापार देखें तो वाणिज्य व्यापार बैलगाड़ी और नावों से संपन्न था। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा लोथल सिंधु सभ्यता के प्रमुख व्यापारिक नगर थे। सिंधु सभ्यता का व्यापार सिंधु क्षेत्र में तक ही सीमित नहीं था, अपितु मिस्र, मेसोपोटामिया, मध्य एशियाई देशों से होता है। सिंधु वासियों का व्यापारिक संबंध ईरान, अफगानिस्तान, ओमान, सीरिया, बहरीन आदि देशों से भी था। व्यापार मुख्यतः कीमती पत्थरों, धातुओं, शिपिंग आदि तक सीमित है। सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह नगर लोथल, रंगपुर, सुतकाको, प्रभास, पाटन आदि थे। मापतल यहाँ के देखें तो यहाँ के मापतल है करीब। सभ्यता लोग मापतल की कहीं से परिचित हैं। मोहनजोदड़ो से सीप का बना हुआ पैमाना, हड़प्पा से तांबे का पैमाना, लोथल से हाथी का दांत का पैमाना, कालीबंगा से मिट्टी का बना हुआ पैमाना प्राप्त है। बाट पत्थर से निर्मित थे, जो कई आकार प्रकार में मिलते हैं। बड़े बाट 16 गुणांक में मिलते हैं, जबकि छोटे बाट दोन पानी पर आधारित हैं। यातायात के साधन में देखें तो जल एवं थल दोनों मार्गों से व्यापार करते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मृदभांड से नाव का चित्र मिला है, जो लोथल से मिट्टी के बने नाव के 5 मॉडल एवं गोदीवाड़ा से डाक यार्ड मिलता है। हड़प्पा सभ्यता में आयात होने वाली वस्तुओं को देखें तो टिन, जो कि इन्होंने अफगानिस्तान, ईरान से, चांदी जो कि अफगानिस्तान, ईरान से, शीशा जो कि अफगानिस्तान, राजस्थान और ईरान से, छेलखड़ी जो कि गुजरात, राजस्थान और बलूचिस्तान से, सेना
सोना जो कि ईरान से, तांबा बलूचिस्तान और राजस्थान के खेतड़े से, लाजवर्ड मणि जो कि मेसोपोटामिया से। मोहरे देखा तो 2000 मोहरे प्राप्त हुई। इनमें से अधिकांश मोहरे लगभग 500 मोहनजोदड़ो से मिली है। मोहरों के निर्माण में शैलखड़ी का प्रयोग किया जाता है। अधिकांश मोहरों में लघु लेखों के साथ साथ एक श्रृंगी पशु, भैंस, बकरी और हाथी की आकृतियां खोदी गई हैं। सर्वाधिक मोहर एक श्रृंगी पशु की मिली हैं। सैंधव मोहरे बेलनाकार, आयताकार या वृत्ताकार है। वर्गाकार मुद्राएं सर्वाधिक प्रचलित हैं। गुरिया मानक, मानकों का निर्माण शैलखड़ी पत्थरों, धातु, मिट्टी, सीप, हाथी दांत से किया जाता था। चाहुंडरों एवं लोथल से गुरिया मानका बनाने का कारखाना मिला है। मृदभांड, इस काल में बने मृदभांड भी कला की दृष्टि से उल्लेखनीय। मृदभांडों पर आमतौर पर वृत्त एवं वृक्ष की आकृतियां भी दिखाई देती हैं। ये मृदभांड चिकने और चमकीले होते हैं। मृदभांडों पर लाल एवं काले रंग का प्रयोग किया गया है। मूर्ति कला में 3 भाग वर्गीकृत हैं। धातु की मूर्तियां, पत्थर की मूर्तियां। धातु की मूर्तियों में इस काल का शिल्प काफी विकसित है। तांबे के साथ टिन मिलाकर कांसा तैयार किया जाता था। इस काल में तांबे एवं कांसे की बनी मूर्ति प्राप्त हुई। इनमें सबसे प्राचीन है मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांस्य निर्मित नर्तकी की मूर्ति। पत्थर की मूर्ति में देखें तो सिंधुवासी मूर्ति निर्माण में विभिन्न पत्थरों जैसे अलाबास्टर, शैलखड़ी, चूना पत्थर, लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग करते हैं। मोहनजोदड़ो से शैलखड़ी पत्थर की बनी पुजारी की मूर्ति तिब्बतीय अलंकरण से युक्त साल ओढ़े प्राप्त हुई हैं। दृढ़ मूर्तियां, सिंधु सभ्यता में बड़ी संख्या में आग में पकी लघु मूर्तियां मिली हैं, जिन्हें टेराकोटा फिगरिन कहा जाता है। इनका प्रयोग या तो खिलौने के रूप में या पूज्य प्रतिमाओं के रूप में। मानव मूर्तियों में सर्वाधिक संख्या में नारी की मूर्तियां, जबकि पशुओं में बिना कुबड़ वाले बैल की मूर्तियां सर्वाधिक मिलती हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक। आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।